हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपके साथ हैं गिन्नादी। फिडोर। हम इस समय हवाई अड्डे पर हैं। हम आप खुद समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम अपना पहला डिरिजेबल एयरशिप बना रहे हैं जो कि बिना पायलट के है, लेकिन 0.1 मॉडल है। वैसे ये वही है। यह अभी असेंबली की स्थिति में है और लगभग 70% गैस से भरा हुआ है, इसलिए अभी यह कुछ नाजुक सा दिखता है। हाँ, लेकिन असल में अब बस एक सिलेंडर भरना बाकी है और फिर यह इस स्थिति से पूरी तरह चिकनी आकृति ले लेगा। मैं बताता हूँ कि यह कैसे बना है। खैर, आप देख सकते हैं, है ना, कि ये बंधा हुआ है, ये नाक से बंधा हुआ है। डिरिजेबल को एक जाल ने पकड़ा हुआ है क्योंकि ये पहले ही हीलियम से भरा है और ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक नाक का सुदृढ़ीकरण लगा है। ये 12 ड्यूराल्यूमिनियम की किरणें हैं जो एक सामान्य फ्लैंस पर जुड़ी हुई हैं, और ये जो फिटिंग है ये सब एक विशेष आवरण से ढका रहेगा। ये जो मूरिंग नोड है वो मूरिंग मस्त से जुड़ता है जो शुरुआत में बाहर था। अभी हम आपको इसे नहीं दिखाएंगे। तो नाक का सुदृढ़ीकरण ज़रूरी है ताकि ये सामने से आने वाले प्रतिरोध को सह सके। जब ये चलता है, हाँ, जब ये चलता है। डिरिजेबल की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की गई है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, असल में भौतिकी के नियम कहते हैं कि बड़े क्रॉस सेक्शन पर दबाव हर जगह लगभग समान होता है, लेकिन कपड़े का तनाव बड़े क्रॉस सेक्शन पर ज़्यादा होता है। जितना छोटा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही तनाव कम होगा। हालांकि अंदर का दबाव लगभग समान ही रहता है, लेकिन यही स्थिति है। इसीलिए यहाँ नाक का सुदृढ़ीकरण बनाया जाता है। तो ये है भरने वाला वाल्व जिससे हीलियम डाला जाता है। हीलियम इसी तरह की यूनिट के ज़रिए डाला जाता है। इसे जोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे खोला जाता है, एक एक सिलेंडर करके। सिलेंडर बाहर रखे होते हैं और लगभग 4 मिनट में हीलियम यहाँ भर जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सावधानी और विशेष ध्यान के साथ धीरे धीरे और पूरी सतर्कता से की जाती है। अभी इसमें लगभग 16 सिलेंडर हैं जो पहले से पूरी तरह तैयार रखे गए हैं, और इसे पूरी तरह से तैयार रूप देने के लिए अधिकतम एक और सिलेंडर की ज़रूरत होगी। अब आगे यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ तकनीकी स्लीव देख रहे हैं। इसके ज़रिए हमने मुख्य आवरण में हवा भरी थी, बस दबाव डाला था, उसकी सीलिंग की जांच की थी, वगैरह वगैरह। वैसे वहाँ नीचे साबुन का घोल पहले से तैयार रखा है। सभी तत्वों यानी वाल्व, इंटरप्टर, यहाँ तक कि वहाँ दबाव रिसीवर भी, इन सब को लगाने के बाद पूरे सिस्टम पर साबुन का घोल लगाया जाता है और एक बार फिर से जांचा जाता है। हम वही जो यानी रिसाव का पता लगाने के लिए। स्वाभाविक है। तो ये जो खुद ये तत्व है इसे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से मोड़ा जाता है। अंदर की ओर एक खास जेब में लपेटा जाता है जिसमें मेम्ब्रेन डाली जाती है और यहाँ सब कुछ चिकना हो जाता है। ये सब यहाँ नहीं रहेगा। और यहाँ आप ल्यूवर्स देख सकते हैं। इनके ज़रिए गोंडोला को आम डोरी से सामान्यतः अक्सर मजबूती से बांधा या लैस किया जाता है। किसी ने वहाँ ठोस हिस्सों के संरक्षण आवरण से घर्षण के बारे में भी विशेष रूप से पूछा था। यहाँ हम आवरण देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं एक विशेष आधार है जो दूसरे सामग्री से बना है, फिर ल्यूवर की कपड़ा है, और उसके बाद ही यहाँ अंदर कठोर तत्व होता है। तो यहाँ आवरण के ठीक पहले 2 मजबूत परतें हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो देखेंगे यह दबाव रिसीवर फ़िलहाल इसी से, फिर दूसरे पाइप से, मतलब अभी कंप्यूटर पर, स्थिर कंप्यूटर पर, और फिर ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर जाएगा। मतलब यहाँ अंदर अभी भी हीलियम है और ये हीलियम सेंसर तक पहुँचता है और वहाँ सेंसर पर दबाव डालता है जिससे हमें पता चलता है कि आवरण के अंदर कितना दबाव है। यही वही प्रक्रिया है, बस अब ये दूसरा पाइप इस्तेमाल करके ऑनबोर्ड कंप्यूटर तक जाएगा। यानी हम हमेशा जान पाएंगे कि कितना दबाव है और इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे। हाँ, ये ऑनबोर्ड कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है ताकि वह इस दबाव को बैलूनेट की मदद से नियंत्रित कर सके, जैसे कि पंखा चालू या बंद करना। ये तापमान सेंसर की वायरिंग है जो दबाव रिसीवर पर भी लगी होती है। बस उससे एक छड़ी जैसी चीज़ पर लगभग 30-27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये गैस के अंदर आवरण के भीतर का तापमान मापती है। ये रहा। यहाँ एक विशेष प्लेटफॉर्म आता है, यहाँ भी इसे छड़ी से लगाया जाता है। यहाँ पर परीक्षण के लिए एक मिनी ब्रेन लगाया जाता है जिसमें तरह तरह के सेंसर होते हैं, जैसे वे सेंसर जो गति, स्थिति और त्वरण मापेंगे। वहाँ जीपीएस मॉड्यूल और जीलोनास मॉड्यूल भी हैं।
मुझे लगता है अब हम साइड से चलकर देख सकते हैं कि दबाव और एयरशिप का बाहरी रूप कैसे बदलता है। तो दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं गैसीय आयतन में दबाव बढ़ रहा है। 250 तक इस खोल में आसानी से भरा जा सकता है। अभी यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अंत में सब कुछ बराबर हो जाना चाहिए। जब वाल्व समायोजित हो जाएंगे तो वे दबाव को बराबर कर देंगे। और देखिए वाल्व चालू हो गए हैं। सुनाई दे रहा है कि वाल्व बैलोनेट से अतिरिक्त दबाव निकाल रहे हैं। यानी कि यह हीलियम नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि बैलोनेट से हवा निकाली जा रही है। हाँ, वैसे अगर हम समग्र दृश्य देखें तो वह दिखाई दे रहा है। हाँ, साफ दिख रहा है कि वह बहुत तना हुआ है। तो यहाँ एक खास जाली है जो उसे उड़ने नहीं देती, क्योंकि अभी उसे उड़ने में 100 किलोग्राम की ताकत मिल रही है, जो 100 क्यूबिक मीटर हीलियम के रूप में है। यहाँ 140 किलोग्राम रेत है हम्म चारों ओर। हर बोरी में लगभग 10 किलोग्राम है, जो एयरशिप को समय से पहले उड़ने से रोकती है। कुल मिलाकर आप यहाँ पूंछ का ढांचा देख सकते हैं, जिसे ऐसे रस्सों की मदद से एक खास हिस्से से बांधा गया है जो भार को संभालता है। वे भी सील किए गए हैं। वहाँ भी खोल के नीचे बहुस्तरीय मजबूती दी गई है। यहीं पर सर्वो मोटरें लगाई जाती हैं। यहीं पर सर्वो ड्राइव स्थापित किया जाता है। इन चैनलों के जरिए इसी सर्वो ड्राइव तक बिजली और नियंत्रण संकेत पहुंचते हैं, जिससे वह आगे लीवर की मदद से पूंछ के ढांचे को नियंत्रित करता है। यही वह तत्व है। शायद मैंने सही वाला नहीं लिया, हाँ, लेकिन बात वही है। लेकिन कुल मिलाकर हाँ, मूल बात वही है। यहाँ पूंछ की मजबूती है। यहाँ 6 किरणें हैं, वहाँ 12। यह पूंछ को कठोरता देने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना छोटा कुल व्यास होता है कपड़े में उतना ही कम तनाव होता है और खुद तत्व भी कम मजबूत होता है। और इसी जगह पूंछ का नियंत्रण उपकरण लगाया जाता है। यही वह फ्लैंज है। यहाँ 2 पेंच होंगे जो शून्य गति पर सर्वो मोटर को नियंत्रित करेंगे। ये प्रक्रिया नियंत्रण के लिए आवश्यक और उपयोगी है। यानी अगर हम ज़मीन के पास हैं और हमें घूमना है तो या तो यह या वह चालू होता है और डिरिजेबल मुड़ जाता है। यह बड़ा केबल चैनल है। ये सीधा गोंडोला तक जाता है। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर और पावर केबल्स जाती हैं जो पहले नियंत्रण उपकरणों तक, फिर पूंछ के सुदृढ़ीकरण तक ऊर्जा पहुँचाती हैं। और क्या नहीं बताया, वहाँ नीचे लैंडिंग गियर की स्टैंड है, पीछे की भी। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम विमान की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग करें, यानी जब हम सीधा ऊपर नहीं उड़ते बल्कि थोड़ा दौड़कर उड़ान भरते या उतरते हैं, तो पूंछ के हिस्से से ज़मीन न छू जाए। इसके लिए एक खास पहिया होता है। यह पहिया भी ऐसे ही धातु की रस्सियों की मदद से पूंछ के हिस्से के आधार पर मजबूती से लगाया जाएगा, और इसी तरह यह भी स्थिर रहेगा जैसे यह पूंछ का हिस्सा खड़ा है। और क्या बताना है, यहाँ से बैलोनेट दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो सिलाई आप देख रहे हैं यही वाली, ये बैलोनेट की निचली किनारी है। ये बैलोनेट है, ये अंदर है, यानी कि ये एयरशिप के अंदर एक बड़ी सी फूंसी जैसी चीज़ है जो हवा से भरी होती है। और वह काफ़ी दूर है। चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे खास वाल्व लगे हुए हैं। अगर हम इन्हें खोलें तो वहाँ से हवा बाहर निकलेगी। खाओ ही। हाँ, ये वाल्व बैलोनेट और बाहरी आवरण के दबाव को बराबर करने के लिए हवा बाहर निकालते हैं। मान लीजिए अगर बाहर का तापमान बढ़ गया, गैस फैल गई और वह बैलोनेट को दबाने लगी, तो यहाँ से हवा बाहर निकल जाती है। और ये पंखा है। फिर जब ठंडी हवा चली तो गैस संकुचित हो गई। उदाहरण के लिए अगर एयरशिप ने अपनी लोच खो दी तो इन पंखों की मदद से बैलोनेट में हवा भरी जाती है और पूरे एयरशिप में दबाव बढ़ाया जाता है। ये बैलोनेट के लिए खास भरने वाली नली है। ब्लोअर की मदद से उसमें हवा भरी जाती है। ऐसे ज़मीन पर परीक्षण के दौरान यह भी मुड़ जाता है और झिल्ली बंद हो जाती है। और कुल मिलाकर यहीं से गोंडोला की शुरुआत होती है। इस छोटे से स्थान पर इस पंखे का नियंत्रक स्थापित किया जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ भी एक पंखा समान रूप से स्थित होगा। इस झिल्ली पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगेगा जो इस नियंत्रक को संचालित करेगा।
बस इतना ही। और आगे गोंडोला शुरू होती है और बाकी सब कुछ गोंडोला में स्थापित किया जाएगा। हम उसके पास चल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या और कहाँ कहाँ होगा। कुल मिलाकर हमने अभी अभी गोंडोला की असेंबली शुरू की है। आपने इससे पहले ऑफिस में असेंबल्ड स्थिति में देखा था, जैसा कि वह वहाँ थी, फिर हमने उसे खोल दिया था। अब हम फिर से असेंबल कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। हाँ, यहाँ एक मुख्य इंजन लगेगा, वहाँ दूसरा प्रोपेलर कंट्रोलर होंगे। यहाँ से तार बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं। ऑनबोर्ड कंप्यूटर यहीं पर स्थित है। यहाँ एक सर्वो मोटर लगी है जो इस बीम को नियंत्रित करती है। हम इसका घुमाव बदल सकते हैं, यानी थ्रस्ट का वेक्टर बदल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे लगाएं तो हम थ्रस्ट बढ़ा सकते हैं। दोनों इंजनों से पीक पर लगभग 90 किलोग्राम का जोर मिलेगा नीचे की ओर, यानी इसे वापस ज़मीन की तरफ दबाना, ये तो स्पष्ट है, और आगे की दिशा में उड़ान भरना। यहाँ बैटरी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे कंप्यूटर को पावर मिलेगी और वीजीएस सिस्टम के लिए अलग से पावर सप्लाई जाएगी। यहाँ से ज़्यादातर बैटरियों को पावर मिलेगी। एक ही बॉडी के अंदर 2 बैटरियाँ हैं। पावर सप्लाई मुख्य इंजनों, टेल स्टीयरिंग डिवाइस और टेल फिन्स को जाएगी, और थोड़ी सी पावर उस छोटे से मिनी ब्रेन को मिलेगी जो आगे लगेगा, आगे सेंसरों के साथ रहेगा। यहाँ इंटरप्टर उसी स्कीम के अनुसार होगा जैसे फ्लाइट इंटरप्टर होता है। यहाँ एक एविएशन ब्रेकर लगा होगा जो बटन दबाने पर मुख्य लाइन को बंद कर देगा अगर कुछ गलत हो जाता है। ये लैंडिंग गियर की बीम है। फिलहाल ये इसी रूप में है, इसमें आगे पहिए भी जोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर अगर मोटे तौर पर देखें तो यही पूरी गोंडोला है। बस एकमात्र फ़र्क ये है कि यहाँ बहुत सारे तार और ऑप्टिक्स आ जाते हैं। खैर, क्या पेंच। पंखे 3 ब्लेड वाले हैं, वही जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। हमने उन्हें बहुत सुरक्षित तरीके से पैक किया है। वे टेप से अच्छी तरह से बंद किए गए हैं। हाँ, ये जो है वह टेल स्टीयरिंग डिवाइस है। यहाँ 2 पंखे लगाए जाएंगे। ये इंजन है, ये पैक किए हुए हैं। यहाँ एक पेंच होगा और यहाँ एक पेंच होगा। अंदर 2 कंट्रोलर हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पर पावर आती है, कंट्रोलर के लिए पावर, माइक्रो कंट्रोलर के लिए पावर और ऑप्टिक्स भी। माइक्रो कंट्रोलर यहाँ आते हैं, वे कल यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ मार्चिंग इंजन ऐसे दिखते हैं। यहाँ ये मार्चिंग इंजन है और नोवा एयरशिप पर 2 इंजन टेल स्टीयरिंग में होंगे। कह दिया, अगर आने वाले दिनों में हमें अचानक बारिश ने घेर लिया तो क्या इससे हमारे ग्राउंड टेस्ट में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल, हम फिलहाल बारिश में कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। हम अच्छे मौसम का इंतज़ार करेंगे। हाँ, शुरू में हमें बिल्कुल साफ सुथरा मौसम चाहिए, न हवा हो न बारिश, कुछ भी नहीं, क्योंकि फिलहाल यह उपकरण अप्रत्याशित है। इसमें बहुत ही कम ऑटोमेटिक सिस्टम है जो इसे नियंत्रित करते हैं, और ज़्यादातर मैनुअल कंट्रोल है। कुल मिलाकर डिरिजिबल को चलाना, इसे चलाना हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आर्किमिडीज बल ऊपर की ओर खींचता है। इसका पूरा वजन नीचे की ओर खींचता है। एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है जो आयतन के केंद्र से नीचे होता है, और यह संतुलित रहता है। शून्य में मिल जाएगा। यह न तो पलट सकता है न गिर सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी बाहरी परत काफ़ी नाजुक है, इसलिए ज़मीन से संपर्क, यूं कहें तो, वांछनीय नहीं है। हाँ, अनपेक्षित संपर्क। इसीलिए शुरू में शांत मौसम में उड़ाना ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद होता है। क्या हमें उड़ान परीक्षण की अनुमति लेने में कोई समस्या हुई? नहीं, प्रशासन ने इस बात पर कैसा रुख अपनाया कि हम यहाँ डिरिजिबल उड़ाने वाले हैं? प्रशासन बहुत प्रभावित हुआ और इस उड़ान की प्रतीक्षा में थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। मुझे अक्सर टिप्पणियों में ये सवाल मिलता है कि डिरिजिबल्स अपने उड़ान परीक्षणों को हवाई अड्डों के साथ कैसे समन्वित करेंगे। असल में जैसे बाकी सभी सामान्य उड़ान साधन, चाहे वह हेलीकॉप्टर हो या विमान, डिस्पैचर सेवा से संपर्क करते हैं और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त करते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए एक बोर्ड नंबर आवश्यक है। हमारे पास वह अभी बन ही रहा है, हम अभी उसे पंजीकृत नहीं कर सकते। अपने अपने सर्विसेज हैं और वहाँ 2 अलग अलग प्रक्रियाएं भी हैं। अगर आप एक वैज्ञानिक संगठन हैं तो एक प्रक्रिया है, और अगर आप एक व्यावसायिक संगठन हैं तो दूसरी प्रक्रिया है। और अब सबसे अधिक संभावना है कि वहाँ पहला सहायक उद्यम स्थापित करने का समय आ गया है, जिसे विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रोफाइल के साथ बनाया जाए, और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फ़ायदे भी मिलते हैं। तुम्हारे पास कुछ विशेष परीक्षण स्थल होते हैं। अगर तुम्हारे पास वैज्ञानिक संगठन है और वह ऐसी ही, यानी ऐसी गतिविधियों में लगा है, तो परीक्षण स्थल में प्रवेश खुला है।
नमस्ते दोस्तों। चरण कब बदलेगा और अगले चरण पर जाने के लिए कौन-कौन से कार्य पूरे करने होंगे? सुनो, ये तर्कसंगत होगा अगर सफलता मिले, हाँ। लेकिन हमारे पास एक वित्तीय लक्ष्य भी है जिसे हासिल करना ज़रूरी है। हाँ, है। यह सब पावेल फिलिपोव से स्पष्ट करना होगा, लेकिन तर्क के अनुसार ऐसा लगता है कि सफल परीक्षणों के बाद, पहली उड़ान के बाद, क्या वे सभी सेंसर जिन्हें मालिश पर जांचा जा रहा है, बड़े डिरिजेबल्स पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे? मालिश पर एक प्रायोगिक मॉडल है जिसे सेंसरों से लैस किया गया है ताकि हम वहां कुछ विशेष आंकड़े एकत्र कर सकें और उसके बाद सीधे कहें तो व्यावसायिक संस्करण आएंगे। वहां इतनी सारी दिलचस्प चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी जितनी यहाँ मौजूद हैं, और नोवा 2 के साथ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। शुरुआत में वह पूरी तरह सेंसरों से लैस होगी ताकि हम बस सही तरीके से उसे संचालित करना सीख सकें और यह समझ सकें कि वह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। और फिर हाँ, कुछ सेंसर हटा दिए जाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम। हाँ, वहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा सेंसर होंगे क्योंकि वहाँ अब एक गंभीर गोंडोला भी आ जाता है, और कुल मिलाकर वह यात्री परिवहन के लिए है, उसके लिए आवश्यकताएं बिल्कुल अलग हैं। एरोनोवा कंपनी को स्पेसएक्स से लागत के मामले में आगे निकलने के लिए क्या करना होगा? देखो, जब 10 टन वाला उड़ान भरेगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। उस समय तक किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना बेहतर रहेगा ताकि कंपनी की वैल्यू को कोई तय कर सके, क्योंकि ये सारी आकलनें तो काफ़ी काल्पनिक होती हैं। लेकिन जब कोई 60 टन या 100 टन वाला उड़ान भरेगा तब कंपनी की कीमत वाकई में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे एलन मस्क से आगे निकलने देगा। एलन मस्क तो वैसे भी अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे, यह मानते हुए कि वह भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं, और अगर हम थोड़े पीछे भी हैं तो भी हम उनका पीछा करते रहेंगे। और जब क्या करना चाहिए, बस अपना काम करना चाहिए, एयरशिप बनानी चाहिए। देखिए, ये हमारी मूरिंग मस्त है। अभी ये ऐसी स्थिति में खड़ी है जैसे कि एयरशिप के डॉक करने के लिए तैयार हो। बस एक चीज़ है कि मूरिंग नोड ऊपर की ओर यानी काम करने की स्थिति तक नहीं निकला है, लेकिन कुल मिलाकर सभी पैर ज़मीन में मजबूती से टिके हैं, सभी गाइड लाइनें कसकर बंधी हैं और पूरी संरचना बहुत मजबूती से खड़ी है। रुसलान ने यह सब यूं ही बीच बीच में बना दिया। कुल मिलाकर यह संरचना मजबूत है। मेरा वजन 90 किलो है, फिर भी यह हिलती नहीं है। मूरिंग नोड और भी ऊपर तक निकाला जा सकता है। हाँ, ये बियरिंग्स पर है जिससे पूरी संरचना घूम सकती है। यहाँ रस्सी तो बस दिखावे के लिए है, असल में ये यहाँ एक खास पिन के जरिए जुड़ती है। ये सब वहीं आधारित है और एयरशिप घूम सकता है, एक ही जगह पर खड़ा रह सकता है। इसे मोड़कर पकड़कर कहीं दूर भी ले जाया जा सकता है। बस दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। कृपया ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये हर बार लाइक मांगने की आदत कैसी है? हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी चाहिए बस। और अब हम बहुत खूबसूरती और शानदार तरीके से उड़ान भरते हैं। अरे सावधान रहो दोस्त।